नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध का आज 25वां दिन है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बातचीत और जल्द समझौता करना चाहता है। उन्होंने कहा कि कल के 5 दिन या उससे कम समय में ये डील हो सकती है, लेकिन ईरान ने युद्ध को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और ईरान ने कहा है कि वो मौजूदा संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं है और जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं होती, ईरान की शर्तें साफ है। सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और अमेरिका की ओर से भविष्य में किसी भी तरह की दखलंदाजी ना करने की ठोस गारंटी दी जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की मौत नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं जानते कि मुस्तफा जिंदा भी है या नहीं। दरअसल फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इस दिशा में खास शख्स से बातचीत की जा रही है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान में नई राजनीतिक व्यवस्था के विकल्पों पर काम कर रहा है। और बड़ी खबर आपको बताते इसी से जुड़ी हुई, उत्तरी इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला सामने आया। ईरान की मिसाइल इजराइल में जा गिरी। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर ईरान का यह हमला कुछ ही देर पहले हुआ है, जिसके बाद इजराइल में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। यह हमला किस शहर में हुआ फिलहाल अभी साफ नहीं है, लेकिन जरा वीडियो आप देखिए। इजराइल ने हाइफा और नेशेर के आसपास कई जगहों पर अपनी टीमें भेजी हैं, यानी हो सकता है कि इन इलाकों में ही ये मिसाइलें गिरी हो। रिहायशी इलाका आपको सब देख करके भी पता चल रहा होगा। और मिसाइल हमले के बाद कैसी तबाही मची है, कैसे मलबे का ढेर आपको दिखाई दे रहा है, जरा इस वीडियो में देखिए। और इस बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। मिलिट्री स्ट्राइक को 5 दिन के लिए हम रोक रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा, हम ईरान को 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। ईरान डील कर ले इस बीच तो सबके लिए बेहतर होगा, ये ट्रंप ने कहा है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, जिसके बाद उन्होंने लिखा है कि देखिए हम ईरान को 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं और 5 दिन के लिए हम सीज फायर कर रहे हैं। They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully, we won't have to do it. And hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. But we'll see what happens. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. And so we're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal. और बस कुछ ही घंटों का वक्त बीता है, ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की वार्निंग दी थी, जिसके बाद ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट आता है कि वो शक्ति के जरिए मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करेंगे। सभी को लग रहा था कि ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करेगा, मगर इसके बाद ट्रंप अचानक से पलट गया और ईरान पर 5 दिनों के लिए हमले को रोकने की बात कह दी, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप बैकफुट पर हैं। They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully, we won't have to do it. And hopefully, we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. But we'll see what happens. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. And so we're giving it 5 days, and then we're... जब से ईरान के साथ जंग शुरू हुई है, ट्रंप के हर दिन अलग अलग तरह के कई बयान सामने आए। जो ट्रंप जंग की शुरुआत के 1 घंटे में ईरान के सरेंडर का दावा कर रहे थे, वो देखिए 25वें दिन अब समझौते की बात कर रहे हैं। बीते 2 दिन में ट्रंप ने कैसे अपने बयानों से खुद पलटी मारी है, अब आपको चलिए वो भी बता देते हैं। तो पहले क्या कहा, अब क्या कहा। तो 48 घंटे का पहले अल्टीमेटम दिया, सीज फायर का उसके बाद ऐलान कर दिया, शक्ति से शांति की उन्होंने बात कही और दूसरी तरफ समझौते से हल निकालने की बात कही। इसके अलावा पावर प्लांट पर हमले का ऐलान किया और अब कहते हैं कि 5 दिन तक कोई हमला नहीं करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर धमकाया था, परमाणु हथियार नहीं रखेगा ईरान, ये कह रहे हैं। आर्मी नेवी ईरान का सब खत्म करने का दावा किया और अब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, शांति चाहते हैं। ये वाकई गंभीर है। ट्रंप ने कहा कि ईरान संघर्ष को खत्म करने के लिए समझौते की बहुत अच्छी संभावना है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, जिससे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौता हो सकता है। अब ईरानी अधिकारियों द्वारा बातचीत होने से इनकार करने के बावजूद ट्रंप ने मेम्फिस में एक सुरक्षा कार्यबल की बैठक में कहा कि वाकई गंभीर है। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन ईरान के साथ लंबे समय से बातचीत कर रहा है और उन्हें विश्वास है कि समझौता जल्द हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि बातचीत में कौन कौन से लोग शामिल हैं दोनों तरफ से। ईरान की संसद अध्यक्ष और विदेश मंत्री ने सोमवार को फिर से ऐसी किसी बातचीत से इनकार किया। ट्रंप ने कहा वो शांति चाहते हैं, वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। सोमवार को मेम्फिस में अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि इस सप्ताह समझौते की बहुत अच्छी संभावना है। उन्होंने ईरानी बिजली संयंत्रों को उड़ाने की अपनी धमकी का क्रेडिट इसे दिया, जिसके बाद उन्होंने कई तरह की बातें और ज्यादा कही हैं। और देखिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमोडोर एस बहल हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं। सर, दोनों आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीवास्तव सर, एवीएम श्रीवास्तव के पास पहले मैं चलूंगी, आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी। देखिए, शुरुआत से ही जब से हम डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई अस्थिर नजर आ रहा है, अनस्टेबल नजर आ रहा है, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप की बातें। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। क्या इसको इस तरीके से देखा जाए सर कि ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब युद्ध को वो आगे किस तरीके से ले जाए, जबकि सर इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है और चौतरफा दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है? देखिए, ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ट्रंप का चरित्र इसी तरह का रहा है। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्होंने पहले कहा था मैं 10 दिन की मोहलत दे रहा हूं, अभी पीस टॉक्स चल रहे हैं, उसके बीच में उन्होंने अटैक कर दिया। तो ट्रंप अपनी दुनिया में रहते हैं, एक फिक्शनल वर्ल्ड है उनका, उसमें वो जो सोचते हैं और सोचते हैं कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, वही करते हैं। तो अब उन्होंने ये किया है, लेकिन अगर आप इसकी एनालिसिस करें तो 2-3 चीज़ें इसमें सामने आती हैं। पहली चीज़ ये आती है कि जिस तरीके से मार्केट्स पे इम्पैक्ट हुआ, और ट्रंप एक तरीके से अपने आप को डील मेकर कहते हैं और बिजनेस की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। उनकी फैमिली का भी काफ़ी बिजनेस है, और जिस तरह अमेरिकन बॉन्ड्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ और मार्केट हुआ, तो शायद उन्होंने उन चीज़ों ने उनको ड्राइव किया कि ये सही नहीं है। दूसरी बात जो आती है समझ में, कि जो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का एक बिल्कुल डायरेक्ट जिसे कहते हैं उल्लंघन किया एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर वो कहते हैं कि मैं पावर स्ट्रक्चर से इम्पैक्ट करता हूँ, तो ये लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन में पड़ेगा, वहाँ के पानी पर पड़ेगा, वहाँ की बिजली पड़ेगा, वहाँ के सिविलियन के रहने की जो व्यवस्था है उस पर पड़ेगा। तो ये शायद किसी ने उनको समझाया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आपका डायरेक्ट कहना ठीक नहीं है, और इस तरह की कोलैटरल डैमेज हो सकती है, क्योंकि स्कूल के ऊपर भी हमला हुआ था, उसको अब तक वो दाग मिटा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन उनके पास रहा नहीं है। कमोडोर एस बहल सर, आपके पास मैं आते हुए ये समझना चाहूंगी कि क्या अमेरिका ये समझ गया है कि आकलन में, असेसमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी और थोड़ी सी कमी रह गई? जब उन्होंने ये हमला किया, उनको लगा था ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, और अब जब पीछे हटने सीज फायर की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस वॉर में सबसे भारी अगर कोई पड़ा है तो वो ईरान है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया था तो उनको लगता था कि 48 घंटे या कुछ ही दिनों में युद्ध खत्म हो जाएगा, तो उनके आंकलन में कमी तो थी, बिल्कुल भी थी, और वो चाहे कभी माने ना माने या पेंटागन माने ना माने, लेकिन जरूर है कि उनके आंकलन में अंडर एस्टिमेट किया था उन्होंने ईरान की रेजिलियंस को, ईरान के रेजिस्टेंस को। लेकिन अब वो फंस चुके हैं, और ये प्रेशर जो नेतन्याहू की तरफ से था युद्ध को आगे ले जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उससे फंस चुके हैं। उसके एस्केलेशन लेवल जो बढ़ता जा रहा है, चाहे पहले रिफाइनरीज पे हमला हुआ, फिर गैस पे हमला हुआ, और अब वो पावर प्लांट्स और एनर्जी की बात कर रहे थे, तो उस पे उन्होंने रोक लगा के 5 दिन के रोक की बात की। हालांकि अब तक उनका रेजीम चेंज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, या 440 केजी का एनरिच्ड यूरेनियम को सीज करने का था, या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पे अंकुश लगाने का था, अब तो डीगो गार्सिया तक उनकी मिसाइल्स पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर हो गया है कि ट्रंप के आंकलन में भी कमी थी, और ट्रंप अब फंस चुके हैं और वो इससे निकलना चाहते हैं। तो उनकी गले की हड्डी ये युद्ध बन चुका है, ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। मैं और भी ज्यादा आगे समझूंगी आप दोनों खास मेहमानों से, लेकिन चलिए अपने दर्शकों को पहले ये बता देते हैं कि ट्रंप के ईरान पर यूटर्न की वजह क्या समझ में आती है। तो देखिए, अमेरिकी फौज को फंड की कमी एक सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका का बहुत सारा पैसा इस पर खर्च हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने करीब 19 लाख करोड़ का बजट मांगा था। युद्ध में हर दिन लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। संसद में ट्रंप की पार्टी इस बजट के विरोध में आ गई कि भाई दूसरों की लड़ाई है, आपने अपना पैसा इसमें क्यों लगाया है। बजट पास होना तक मुश्किल हो गया। ईरान का परमाणु केंद्रों पर हमला भी ट्रंप के यू टर्न की एक बड़ी वजह रही है। डिमोना और अरद पर ईरान के मिसाइल हमले से इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर आते हुए नजर आए। नेटो का अमेरिका को झटका भी ट्रंप के यू टर्न की एक बड़ी वजह हो सकती है। 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया।
कई बार ट्रंप ने अनुरोध किया, इसके बावजूद इन देशों ने अपनी सेनाओं को नहीं भेजा और कहा आपकी लड़ाई है, आप समझिए, आपने हमसे पूछकर लड़ाई शुरू नहीं की थी। वहीं ब्रिटेन ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए युद्धपोत भेजने का ऐलान जरूर किया, लेकिन जर्मनी, इटली, टर्की ने भी अपने को बयानों तक ही सीमित रखा। ताइवान में चिप प्रोडक्शन ठप होना भी एक बहुत बड़ी वजह है, इसकी वजह से भी अमेरिका पर प्रेशर पड़ा। अमेरिका ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा आयातक है। ताइवान अपनी 97% ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी पर निर्भर है और ऐसे में उसके व्यापार पर भी असर पड़ा। TSMC के पास 11 दिन की हीलियम सप्लाई ही बची है। चिप प्रोडक्शन ठप होने की कगार पर है। कतर से सप्लाई बंद है। इसके अलावा एप्पल और एनवीडिया पर भी असर पड़ रहा था। खाड़ी के 40% एनर्जी इंफ्रा तबाह हो गए। सऊदी अरब, UAE, कतर के 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के हमले में तबाह हुए। ग्लोबल ऑयल सप्लाई 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन घट चुकी है। 2022 के बाद से यह सबसे बड़ा संकट उभर कर सामने आया। फर्टिलाइजर की कमी से भी कई देश जूझ रहे हैं। ट्रंप के सामने मिड टर्म की चुनौती है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होंगे। ट्रंप के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। पहले ट्रंप टैरिफ और ईरान जंग के कारण महंगाई बढ़ रही है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में युद्ध के बाद 12% की कमी भी आई है। तो चौतरफा गिरे हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। और AVM श्रीवास्तव, मैं आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, देखिए बहुत सारी वजह हमने बताई, इन वजहों के अलावा एक सबसे बड़ी वजह जो अगर सामान्य शब्दों में कहे तो डोनाल्ड ट्रंप की कई मोर्चों पर बहुत किरकिरी हुई है। इस पूरे वॉर के बाद उनको लगा था वो हीरो बनकर निकलकर सामने आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसीलिए हर मोर्चे पर गिरने के बाद, चौतरफा दबाव पड़ने के बाद वो वापस बैकफुट पर नजर आए। आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह इसके लिए क्या रही सर? देखिए, उनका जो एक विश्वास है, अमेरिकन विश्वास उसको मैं कहता हूं कि शॉक एंड ऑ का डॉक्ट्रिन है कि ओवरवेल्म करिए बाई ब्रिंगिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, बहुत सारी फोर्सेस इकट्ठा करिए और बाद में बात करिए मरीन कमांडोज की, और जिसमें कि सारे शिप्स चल पड़ते हैं। तो सोचते थे जब इतना बड़ा हम प्रहार का एक इंतजाम करेंगे, घेराबंदी करेंगे, तो ईरान उसमें कैपिचुलेट कर जाएगा। ये उनके लिए सबसे बड़ा शॉक था। और दूसरा, ईरान ने जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर शुरू किया, ईरान ने कहा ठीक है, हम आपको डायरेक्टली इंगेज नहीं कर सकते हैं, तो हम जो है अब जो आपके असेट्स हैं जो हमारे रेंज में, उसको हम हिट करेंगे। और उसने इस वॉर को इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब पूरे विश्व में सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं बात करने लगे कि मंदी आएगी और मंदी बहुत खतरनाक किस्म की होगी। इसके लिए ट्रंप डायरेक्टली, जो अपने आप को पीस प्रेसिडेंट और नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए बड़े हकदार मानते थे, उनको समझ में आई ये बात उल्टी पड़ गई। और ईरान कोई वेनेजुएला मोमेंट नहीं है कि आपने वहां से किसी एक को हटाया। और दूसरी बात जो उनका आकलन था कि अगर हम लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे और वो लोग जो है रजीम चेंज करेंगे। अभी मैंने ट्रंप का एक बयान सुना, वो कह रहे थे फ्लोरिडा के एयरपोर्ट से कि रजीम चेंज हो गई, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप थी उसको तो हमने हटा दिया, अब जो भी रजीम आएगी वो डिफरेंट होगी। रजीम जो है लोगों से नहीं होती है, रजीम आइडियोलॉजी से होती है। बिल्कुल सही। वही खामिनी आ गए, उनके बेटे आ गए और वो ज्यादा हार्ड लाइनर है। तो किस तरह की हासिल क्या हुआ कमोडोर एस बेल सर, हासिल क्या हुआ ट्रंप को? मुझे एक बात बताइए, रिजीम आप चेंज नहीं कर पाए। मुझे तो लगता है कि पहले जो सत्ता के खिलाफ वहां आक्रोश था वो खामनेई की मौत के बाद यू टर्न लेता हुआ नजर आया। लोग और ज्यादा एकजुट नजर आए सड़कों पर उतरकर। इसके अलावा आसपास में खाड़ी देशों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए और पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल बोलते हैं रिसेशन के दौर की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। और इन सब का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो ट्रंप ही नजर आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनका हासिल करना जो चाहते थे, आपने बिल्कुल क्लियरली बता दिया, वो तीनों मुद्दे वो हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से वो अब 5 दिन के लिए उन्होंने हमले रुकवाने को कहा है। लेकिन हमले कहां पे? पावर प्लांट्स पे और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये जेन्युइन भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ पे 4,500 से 5,000 के करीब जो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के पर्सनल 3 अलग अलग एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो सकता है, या फिर अपना सेकंड फेज जो कि बूट्स ऑन ग्राउंड का भी हो सकता है आइलैंड्स को ऑक्यूपाई करने के लिए। लेकिन इससे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है। अब ईरान के हाथ में, एक्चुअली चाबी ईरान के हाथ में है, क्योंकि रेजिलियंस ईरान के पास है। मिसाइल हमले वो कर रहा है। और देखिए, जो इनका जोकर इन द पैक है वो तो नेतन्याहू है, वो इजराइल है। उसने तो कल से लेके आज तक 100 हमले और कर दिए हैं ईरान के ऊपर। तो हमले तो ईरान पे रुके नहीं। अगर हमले ईरान पे नहीं रुकते तो एक्शन रिएक्शन में हमले करता रहेगा ईरान। और इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज की चाबी ईरान के पास है, तो इस समय ईरान को बोलना कि यस हम बातचीत कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एक बहुत छोटी सी बात समझना चाहूंगी, मुझे लगता है ये दर्शकों के मन में भी सवाल है, बहुत छोटी सी बात, कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के हाथों में है, ईरान उसको बंद कर सकता है? ये बात पहले से ट्रंप को पता नहीं थी? ऐसा क्यों किया? ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि जी आपसे ही समझना चाहूंगी सर।
अच्छा, ऐसा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की चाबी को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कमोडोर बहल कि उसकी चाबी उसके हाथ में। देखिए, ग्रेटर टुम जो वहां पर है और लेसर टुम ये कंटेस्टेड एरियाज हैं। ईरान उसको कंट्रोल करता है, लेकिन जो बाकी खाड़ी के देश हैं वो भी उस पर अपना हक जमाते हैं। जहां तक रहा, जब तक ये तीनों अबू मूसा, ग्रेटर टुम एंड लेसर टुम, केसम आइलैंड भी पर उनका कब्जा है और हैंगम पर भी है, ये उसके मुहाने पर हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के। वहां आईआरजीसी की फोर्सेस बहुत इंट्रेंच्ड हैं। उनके पास अंडर वो जो अंडर सी बोट्स भी हैं, स्पीड बोट्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, क्रूज मिसाइल्स भी हैं। तो वहां से अगर कोई शिप पास करती है और जो शिप लेन्स हैं वो 2-2 माइल की हैं, बीच में 2 माइल का बफर है, तो वो उसको सक्षम तरीके से अटैक कर सकती है, उनको निष्क्रिय कर सकती है। यही तरीका है कि अब तो ये हो रहा है कि लोग, ये आया है, मीडिया में आ चुका है कि सम शिप्स आर पेइंग सम मनी ट्रांजिट फी, और वो ट्रांजिट कर रही है। यानी चाबी ईरान के हाथ में है और ईरान जिसको चाहे वहां से निकाले, जिसको चाहे वहां से ना निकाले, अपना कब्जा रखे। सर, मैं समझूंगी आप दोनों से एक और बड़ी बात, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त कि ईरान की संसद के उपसभापति अली निगजाद ने कहा कि ईरान को अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए, ट्रंप के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। अली निगजाद कह रहे हैं ट्रंप सच्चे हैं तो बताएं कि किससे बात की जो वो दावे कर रहे हैं कि उनकी बातचीत चल रही है। ईरान अपनी सैन्य क्षमता के साथ मजबूती से खड़ा है, ईरान को किसी दबाव में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। निगजाद ने कहा कि पहले भी 2 बार जून 2025 और फरवरी में जब बातचीत आगे बढ़ रही थी तब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ऐसे में अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे हालात में अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है, ईरान को अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है, जितना नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने आपस में बातचीत की और अंदर की खबर यह है कि इजराइल ने ईरान के 2 और साइंटिस्ट मार गिराए हैं। हमने ईरान के 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार गिराए हैं, नेतन्याहू दावा कर रहे हैं। बाकी साइंटिस्ट को भी हम इसी तरीके से हमले का शिकार बनाते रहेंगे, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। तो आपको ये भी बताते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो बातचीत हुई है उसमें क्या दावे इजराइल की तरफ से किए गए हैं और दोनों के बीच क्या बड़ी बातें हुई हैं। तो नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत की जानकारी दी। ट्रंप का ईरान से समझौते को लेकर मानना है कि अमेरिकी सेना की उपलब्धियों का फायदा उठाएंगे, समझौता हमारे महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेगा। ईरान और लेबनान दोनों पर हमारे हमले जारी हैं, मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को हम कुचल रहे हैं जैसा कि हमारा मकसद था। इजराइल का हिजबुल्लाह पर लगातार प्रहार जारी है। कुछ दिन पहले 2 परमाणु वैज्ञानिकों को मारा गया। हमारा हाथ अभी भी पूरी तरह से खुला हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। हम किसी भी हाल में हमारे हितों की रक्षा करेंगे और इसे करते रहेंगे। तो देखिए, इस तरह के तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कमोडोर इस बहल में आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ईरान पर, ईरान बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही स्ट्रांगली उसने इस पूरे हमले का जवाब दिया और कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाने को ट्रंप को मजबूर कर दिया। ऐसे में जो बातें कही जाती हैं कि ईरान जिस तरह से अपने देश के अंदर दमनकारी नीतियां अपनाता था, ईरान जैसे दूसरे देशों के लिए खतरा है, क्या अब इस पूरे युद्ध और उसके अंजाम के बाद ईरान के हौसले और नहीं बढ़ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत बड़ी तबाही हुई है ईरान के अंदर। 1500 के करीब तो उनके सिविलियंस और कुछ सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन उनकी टॉप लीडरशिप भी चली गई है। लेकिन उन्होंने एक इतनी अच्छी सक्सेशन प्लानिंग करके रखी हुई थी कि एक के बाद एक नया लीडर उनकी जगह लेता रहा, चाहे वो आईआरजीसी के थे या पॉलिटिकल लीडर थे। और साथ में अब जो उनको भरपाई करनी है, चाहे वो उनका नुकसान उनके मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, हेडक्वार्टर्स, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, आईआरजीसी, या फिर दूसरे जो उनके अड्डे थे या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में, या फिर जो उनका मिसाइल और ड्रोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी या कमी आई है या डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो उसको भी अगले कुछ सालों के अंदर वापस भरपाई कर लेंगे, वापस डेवलप कर लेंगे चीन और रशिया की मदद से। तो इससे ये होगा, कम से कम पूरे विश्व में जो एक अमेरिका की इनविंसिबिलिटी थी वो अब शैटर हो गई, वो वाली इमेज शैटर हो गई। और कहीं ना कहीं ये दिखने लग गया है कि अब बहुत सारे देश जो है, इस बार देखिए नाटो के देश भी आए नहीं है खुल के। कल की स्टेटमेंट ब्रिटेन की दूं तो उन्होंने कहा ये हमारा युद्ध नहीं है। जर्मनी ने बहुत कांग्रेचुलेट किया इनको कि अच्छा है, सीज फायर करो, डिप्लोमेसी करो। जापान ने कहा हम तभी आएंगे जब आपका सीज फायर हो जाएगा, तब माइन हंटर्स को भेजेंगे। चीन ने क्लियरली कहा कि आप सीज फायर करिए। रशिया ने अगेंस्ट इनके स्टेटमेंट दी है। पूरा विश्व इनके साथ नहीं आई, ये अकेले अलग थलग पड़ गए हैं और इनको पीछे से प्रमोट कर रहा है इजराइल। और इजराइल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ट्रंप ही कंट्रोल कर सकते हैं और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि ट्रंप अब ये समझ लें कि ग्राउंड ऑपरेशन छोड़े, अब वो डील मेकिंग के लिए बात करें। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व को जो एक तबाही की तरफ ले जा रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू, वो ये समझ लें कि आपके एक्शन से पूरा विश्व जो है वो इफेक्ट होता है। बिल्कुल। आज जो अलग अलग देशों में सर तेल की
कमी से लोग जूझ रहे हैं, रिसेशन की कगार पर बहुत सारे देश खड़े हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे देशों के काफी हद तक तबाह हो गए हैं, इन सब का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? मैं वीएम श्रीवास्तव आपके पास आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। पश्चिमी एशिया की जंग से जुड़ी बड़ी जानकारी यह है कि ईरान ने अमेरिका का लुकास ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। तबाह हुए ड्रोन का एक कथित वीडियो भी जारी किया गया है। ईरान के शायद ड्रोन की तरह मॉडल दिख रहा है। अब 131 ड्रोन गिराने का ईरान ने दावा किया है और ये तस्वीर जरा आप देखिए। हालांकि पुष्टि नहीं करते हम इस वीडियो की सत्यता की, लेकिन ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि अमेरिका का ये लुकास ड्रोन जिसे गिराया गया है और कथित तौर पर ये वीडियो जारी किया गया है और दिखाया गया है कि कैसे हम अमेरिका को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि ईरान पर भले ही तमाम दावे ट्रंप की तरफ से किए गए कि उनकी नेवी तबाह हो चुकी है, उनका एयरफोर्स तबाह हो चुका है, बावजूद इसके लगातार जंग के मैदान में पूरी शक्ति के साथ ईरान लड़ता हुआ और जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि उसने अपनी मिसाइलों की रेंज भी बढ़ाई और डिएगो गार्सिया तक उसने मिसाइल हमले किए। ऐसे में अब ट्रंप ये बात समझ चुके हैं कि ईरान से इस युद्ध में नुकसान दोनों तरफ का होगा। जाहिर तौर पर ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ट्रंप का भी नुकसान कम नहीं है। इसके अलावा इजराइल में भी लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया गया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई दफे बंद करना पड़ा, वहां से उड़ानों को प्रभावित किया गया। ये सब कुछ हुआ है क्योंकि ईरान के ऊपर हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया। खामनेई की मौत के बाद एक अलग तरह का जो उत्साह था, जोश था इस युद्ध के मैदान में, वो ईरान का नजर आया। और वही अब हालात जो है आप जरा देखिए कि 25वां दिन युद्ध का है और अभी भी ईरान की तरफ से जो वीडियोस जारी किए जा रहे हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि ईरान अभी भी इस जंग में डटे रहने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। तो लुकास क्या है? अमेरिका का आत्मघाती हमलावर ड्रोन है जिसका पूरा नाम है लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। अमेरिकी रक्षा फर्म एस्पेक्ट वर्क्स ने इसे बनाया हुआ है। लुकास एक वन वे अटैक ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर खुद को नष्ट कर देता है। ईरानी ड्रोन शायद 136 की तरह डिजाइन है, देखने में शायद जैसा होता है लेकिन आकार में थोड़ा सा छोटा होता है शायद से। ईरान ने अमेरिका पर ड्रोन चोरी का आरोप भी पहले लगाया था। लुकास ड्रोन की जो कीमत है लगभग 30 लाख रुपए होती है। करीब 800 किलोमीटर तक की दूरी को ये तय कर सकता है और लगभग 18 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है और इसी को गिराने का दावा ईरान ने किया है। इसको लेकर के बाकायदा एक जो वीडियो है वो भी IRGC की तरफ से जारी किया गया है, जो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया कि अमेरिका के लुकास ड्रोन को ईरान ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। और हमारे साथ देखिए खास मेहमान दोनों ही जुड़े हुए हैं, कमोडोर एस बैल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एवीएम श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एवीएम श्रीवास्तव, जिस तरह से नुकसान अमेरिका को हो रहा है, देखिए ड्रोन की तस्वीर इस वक्त भी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। लुकास ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, यानी नुकसान तो बहुत ज्यादा ईरान का हुआ है लेकिन अमेरिका भी कम नुकसान नहीं झेल रहा। ड्रोन को तो मान लीजिए हल्का ड्रोन है, लेकिन इससे दो बातें समझ में आती हैं। एक बात तो ये समझ में आती है कि वॉर टाइम में अमेरिका जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री को शायद 136 को कॉपी करना पड़ा, लो कॉस्ट ड्रोन को, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है और ये कॉस्ट एफिशिएंसी वाली वॉर भी हो गई। जो जिस तरह की कॉस्ट अभी अमेरिका का लग रहा है और जो उन्होंने मांगा है, करीब $27 बिलियन का तो एग्जैक्ट रिपोर्ट आई थी ऑन मार्च 22। आज हम मार्च 24 में हैं। उसके बाद $200 बिलियन उन्होंने और मांगा है। और जो ये कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये सारे जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं और जो एक्सपेंडेबल एम्यूनिशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है। प्लेटफॉर्म्स में इन्होंने ऑलरेडी फ्रेंडली फायर में F-15E तक को गवा दिया है और इनका एक फ्यूल टैंकर भी चला गया है। एक अनुमान के हिसाब से अमेरिका के 16 जहाज गिर चुके हैं जी, बिना किसी डायरेक्ट थ्रेट के। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और कमोडोर एस बैल, एक आखिरी कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि देखिए आज बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है, तो क्या उम्मीद करें सीज फायर होता है अगर, और अगर बातचीत की मेज पर ये देश आते हैं ईरान अमेरिका, तो भारत के लिए भी एक अच्छा एक संकेत होगा और जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं उससे बेहतर स्थिति में हम जाएंगे। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज एक उछाल तो आया है, $10 के करीब पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आ गई हैं, 99 से $100 के बीच में आ गई हैं और ये उछाल तब तक सस्टेन करेगा क्योंकि हो सकता है कि अगर ये सीज फायर, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर ईरान से आती है, जैसे कि बातचीत शुरू हो गई है, तो देखिएगा ये स्टॉक मार्केट कहां चली जाएगी। भी पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे सर, माफ कीजिए रोकना पड़ेगा आप दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।